का एक ही फार्मूला है, जोर से बोलेंगे जय श्री राम, हो गया, सारी पब्लिक से वोट ले लेंगे प्रभु श्री राम के नाम पे। लेकिन प्रभु श्री राम के बताए आदर्शों पे नहीं चलेंगे। एक बार क्या होगा, स्थापित करने निकली है भारतीय जनता पार्टी। ये असली राम राज्य नहीं है। असली राम राज्य में महिलाएं बच्चे इससे रोते बिलखते नहीं थे, बेरोजगारी नहीं होती थी, सब लोग सुख शांति चैन से रहते थे। आपको सोचना पड़ेगा कि आप हर बिल्डिंग पे प्रभु श्री राम का झंडा लगा हुआ था। जम के उन्होंने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। कोई नहीं बांटा उनको, एक रह गए हो, कोई सेफ नहीं बचा, सारी बिल्डिंगें टूट गई। क्या भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं सकती थी? कोई भी जाता है कि वो जनता के हिसाब से कानून बनाए। यदि चाहती भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवा भाव, नकली देवा भाव और एक नाथ सिंह, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक वसूली करने वालों का ग्रुप है, इसमें शक मत रखिए। और ये हर लेवल पे वसूली करती है। अभी अग्रवाल सर्किल पे चले जाइए, आपको पूछे कि भैया कौन वसूली करता है किसी ठेला वाला से, लोकल लेवल पूछे तो बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का वसूली करता है। लोकल लेवल पे वसूली हो गई, राज्य लेवल पे वसूली चलिए, है ना। जितने सारे बिल्डरों हैं उनके पास से कहां फंड जाता है सबको मालूम है। नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे ऑफिशियली वसूली करने का जो कलंक नरेंद्र मोदी के सर पे लगा है, भले हम लोग विपक्ष में रहे कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तो जो अग्रवाल सर्किल पे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता, वही चीज नरेंद्र मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और उसके तो प्रमाण मिल गए हैं ना पूरे एडीआर के। नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान। इस वक्त हम रवि भाई के साथ में हैं। रवि भाई ने बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारी जगहों पर आपके लिए, वसई विरार के रहवासियों के लिए बहुत सारे मुद्दों पर खुल करके बात की। रवि भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैंने आपको स्पेशली बुलाया है। मैंने आपको काफी समय से भी ये चीज बोल रहा था कि हमको कुछ एक वीडियोस बनाने हैं, और एक वीडियोस इसके ऐसे बनाने हैं कि जो देश के अंदर चीजें हो रही है, जो देश का एक स्टेट मीडिया है, जिन चीजों को छुपा रहा है नेशनल मीडिया, हम उस पे एक कुछ समय बाद उस टॉपिक पर पहुंचेंगे जिससे लोगों को हम कनेक्ट कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहली बात रवि भाई, मैं जो वीडियोस देख रहे हैं मैं उनसे भी एक चीजें बताना चाहता हूँ। आज जो देश के अंदर एक माहौल चल रहा है और देश की हकीकत क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो मेरे पास लिखा है, जिस पे पूरे वीडियोस आगे होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज देश के अंदर हमें ये पता है कि आने वाले समय में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका डोनाल्ड ट्रंप से कितने करीबी रिश्ता रहा है, और पिछले कुछ समय में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। एक उस देश में, जिस देश में ये डंका पीटा जाता है कि हमने लोगों को सेल्फ डिपेंड बना दिया, हमने लोगों के रोजगार के प्रबंध कर दिए, हमने लोगों को बड़े मात्रा में जॉब प्रोवाइड कर दी, उसी देश के हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग नागरिकता छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आज हमारे ही देश में 60,000 से ज्यादा बिलियनियर्स ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और विदेशों में शिफ्ट हो गए। आज हमारे ही देश में बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स ने, जो बड़े बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो भारत से हट करके विदेशों में अपने हेडक्वार्टर्स बनाने लगे। आज हमारे ही देश के बहुत सारे लोगों ने, कॉर्पोरेटर्स ने बैंकों से कर्जा लेकर विदेश भाग गए और वो शिफ्ट हो गए। आज हमारे ही देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने खेत की, अपने जमीनों पर बेच करके विदेशों में रोजगार के लिए जाने लगे। आज हमारे ही देश के बहुत सारे नागरिक का अमेरिका में किस तरह से रोजगार के लिए गए, ये पूरे देश ने देखा होगा। रवि भाई, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। रवि भाई, मेरा सवाल यही है कि आज जो देश की स्थिति है प्रैक्टिकली, और जो देश का एक नेशनल मीडिया दिखा रहा है वो, और अमेरिका से जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को भारत में भेजा, जिस तरह से पैरों में जंजीरें थी, हाथों में जंजीरें थी, जिस तरह से भेजा, क्या देश में ऐसा कभी हुआ था या नहीं? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए एक साथ, मतलब 7-8 सवाल हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे एक एक करके जवाब बस ये पहला पॉइंट यही है सर, करके जवाब देने दीजिए, नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप बीच में टोक देंगे। तो पहला सवाल आपने ये पूछा कि हमारे देश के जो अरबपति लोग हैं अब देश छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है भाई, आपने, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आपने भरपूर प्रोपेगेंडा चलाया था कि आप देश में एक बहुत ही अच्छे आर्थिक वातावरण, एक बिजनेस व्यापार का वातावरण तैयार कर रहे हैं।
क्या हुआ जब इतने सारे अरबपति देश छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे जानना चाहिए, आपके जो दर्शक है उसके पीछे रीजन जानना चाहिए। रीजन बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दो तरह की मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है। एक है आर्थिक मोनोपोली और दूसरा है राजनीतिक मोनोपोली। आर्थिक मोनोपोली मतलब कि इनके गुजरात से जो आर्थिक मोनोपोली का जो बीमारी इन्होंने शुरू किया और जिसको पूरे इंडिया में प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये आर्थिक मोनोपोली है। अडानी जी अंबानी जी के साथ जो इनके संबंध थे, अब तो अंबानी जी से शायद थोड़े दूर हो गए, अडानी जी के साथ जो इनका घनिष्ठ रिश्ता है, गठबंधन है, एक होता है ना कि 7 जन्मों वाला रिश्ता, वो जो इन्होंने शुरू किया है गुजरात से, अब उस अडानी को एक ऐसा आर्थिक एकाधिकार बोलते हैं, है ना, मतलब इकोनॉमी मोनोपोली की तरफ भेजते जा रहे हैं कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं नरेंद्र मोदी। कितनी जगह आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने ईडी का इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए ताकि उस बिजनेसमैन को, उस बिजनेस ग्रुप को बदनाम किया जा सके। आर्थिक रूप से बेचारा कोई अच्छे से बिजनेस चला रहा है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा सके, उसके एमडी सीईओ को जेल में भेजा जा सके, उसके प्रमोटर को जेल में भेजा जा सके, और बाद में आप क्या देखेंगे, अडानी जी जाते हैं और उसके बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। तो एक तरह से ये नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक शाखा है, जिसका सरगना अडानी जी हो गए, है ना, इन्होंने एक आतंक मचा के रखा है बाकी दूसरे बिजनेसमैन के ऊपर भी। आप इस भ्रम से बाहर निकल के आ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कोई राम राज लाने वाली है। प्रभु श्री राम के राज में कोई आतंकित नहीं होता था। तो पहला जो आपका जवाब है ना, इसलिए मैं पूरा थोड़ा टाइम लेके बोल रहा हूं कि पहला जो है ना कि बाकी जो अरबपति लोग हैं ना वो आतंकित है, गरीब आतंकित है, उस पर तो बाद में आएंगे। जो अरबपति लोग हैं आतंकित है कि भाई अब हमारा तो कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोग डरे हुए हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्री वाले लोग डरे हुए हैं कि हमारा तो कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। इन सबको निगल जाएगा कौन? अडानी। और निगलने में मदद कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से आर्थिक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। और राजनीतिक मोनोपोली क्रिएट कैसे कर रहे हैं? फिर उसी ईडी का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दो, जबरदस्त ईडी का इस्तेमाल करो, कैसे भी करके सत्ता प्राप्त करो, है ना। जिस एक बैलगाड़ी में इतना बड़ा फाइल लेके जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो इतना सारा फाइल लेके जा रहा हूं और अपने अजित पवार साहब पे एफआईआर करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। फिर क्या सेटिंग हो जाती है कि सारे मामले में अजित पवार साहब को क्लीन चिट मिल जाती है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उनकी छोड़ दी। हाँ, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उनकी छोड़ दी। तो इसको बोलते हैं राजनीतिक मोनोपोली। तो है मेरे प्यारे देश के वासियों, नाला सोपारा नायगांव वसई विरार के वासियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके इस बात को मान लो कि नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट है, और वो उद्देश्य है कि इनको आर्थिक मोनोपोली तैयार करनी है और इनको राजनीतिक मोनोपोली तैयार करनी है। और दोस्तों, जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, जब एकाधिकार क्रिएट हो जाता है, तो जिसका स्वामित्व जो रहता है एकाधिकार का, वो राजा बन जाता है। बाकी सारा प्रजा हो या विपक्ष हो, सब गुलाम हो जाते हैं, गुलाम की तरह ऑलमोस्ट हो जाते हैं, जिस तरह से हिटलर ने किया था। ऑफ कोर्स, तो वो हालत हो जाती है दोस्तों। तो इस बात में मैंने थोड़ा टाइम लिया आपका। तो मैं सारा सवाल मेरे को सिंपल सा है, जो वीडियोस देख रहे हैं उनको ये चीज समझ में आए कि खाली मैंने आपको ये पूछा था, लास्ट सवाल जो मैंने पूछा था कि सर जिस तरह से अमेरिका राष्ट्रपति ने यहाँ पर लोगों को लैंड किया, पैरों में हथकड़ी डाल करके ये डाल, एक्चुअली कानूनी प्रावधान ये है कि अगर आप किसको भी भेज रहे हो तो उसके साथ उसका खाने का प्रबंध होना चाहिए, उसके मेडिसिन के प्रबंध होना चाहिए। ऐसा कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी गई। तो इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रोपोगेंडा पे आधारित राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, प्रोपोगेंडा पे आधारित है। और ये सिर्फ प्रोपोगेंडा करती है। जब असलियत से और वास्तविकता से इसका पाला पड़ता है, तो अपने देश के नागरिकों को जब तक दिमाग खुलता है कि हम क्या है नहीं है, तब पता चलता है कि उनके पैर में और हाथ में जंजीरें पड़ी हुई है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हुए होंगे, है ना, और सोच रहे होंगे वहां पे अमेरिका में रख के कि अरे मोदी जी का तो डंका बज रहा है, वो कुछ जब तक मोदी जी है भारत अमेरिका में हमें कुछ नहीं होने वाला है, सब पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। लेकिन जब उनका सच्चाई से सामना होता है, पता चलता है कि भाई ये कोई विश्व गुरु नहीं है, ये प्रोपोगंडा है, एक फुग्गा है जिसमें हवा भर दीजिए ना तो बड़ा सा फूला हुआ रहता है, ये वो है, और ये कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। तो ये हालत हो जाती है। देखिए, ये जो हमारे देश के नागरिक बड़े ही बेइज्जती होके आए, बोले बड़े बेआबरू होकर सिरे कूचे से निकले, हम अमेरिका से बड़े बेआबरू होकर वो लोग निकले, उनको आप अपना विमान क्यों नहीं भेज दिए भाई?
जो कि आपका आप डंका अपना बज रहा है, विमान भेज विदेशों में आप अपना डंका विमान बज रहा है। भेज देते, उन्होंने ठीक है इलीगल इमिग्रेंट थे, आप अपना विमान भेज देते, और आप नागरिक तो आपके ही थे ना। जब तक सजा ना मिले, एक सजा देने तक भी वो आपका ही नागरिक है, यस करेक्ट है। सजा के बाद भी वो आपके देश का ही नागरिक है, सजा भी आपके देश के कानून के प्रावधान के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो आप यदि अपराधी भी थे या किसी अपराध के अंतर्गत उनको पकड़ा भी गया, तो आप अपना विमान भेजते, इज्जत से आप लाते, यहाँ पे उनका ट्रायल चलता और जैसा भी अपना उसमें कार्रवाई होती। समझे ना? तो एक तरह से पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो थे ना नागरिकों का, उनका हत्या हुआ। और नरेंद्र मोदी जी बेशरम की तरह, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्त इसको देखते रहे, ताली बजाते सर रहे, इसमें ताली दो बजाते सवाल रहे। क्रिएट होता है। पहला कि आपके हाथ में पूरे देश का पूरा सिस्टम है, सवाल ये सबसे पहला उठता है कि ये लोग देश से इनलीगल तरह से कैसे बाहर चले गए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बराबर। बिल्कुल सही। आपने एक समय जब यूक्रेन से लोगों को निकाला और भारत लेके आपने पूरे देश में डंका पीटा कि हमने यूक्रेन से भारत के लोगों को लेकर के आया, बराबर। बहुत सही, बहुत तो अगर आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एकदम खास रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन कि उसी अमेरिकी जब जॉन बाइडेन थे तो अदानी के कुछ प्रोजेक्ट पर उन्होंने बैन लगा दिया था, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो ऐसा साइन करते हैं कि वो कानून रद्द हो जाता है। अब अमेरिका की बैंकें अदानी को लोन देना शुरू करने वाली है। देखिए, इतना खास रिलेशन। देखिए सामान्य भाषा में आपकी बात को काट रहा हूं, सामान्य भाषा में हम लोग ये कहते हैं, आम जनता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं प्रधान सेवक है, यस, लेकिन असली में वो अडानी के सेवक सेवक। हैं। अडानी के सेवक हैं। वो अडानी के सेल्स मैनेजर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो हम और आप हमारे टैक्स के पैसे पे विदेश जो जाते हैं घूमने के लिए, एक्चुअली विदेश नहीं जाते हैं, ये इनका बिजनेस टूर होता है। अडानी के लिए क्या प्रोजेक्ट हो सकता है वो करते हैं। अभी आपको एक वीडियो वायरल हुआ था कि बहुत सारे कोई गणमान्य जो हमारे आए, कोई गेस्ट आए, तो सारे लोग उठ के खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी उठ के खड़े, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सारे लोग उठ के खड़े हो गए। अडानी साहब उठ के खड़े नहीं हुए। कैसे खड़े होंगे? जब देखिए मालिक और मैनेजर का इनका रिश्ता जो है ना साफ दिखता है, और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी इस बात पे एक और आता हूं कि पहली बात तो है कि यहां से लोग चले कैसे जा रहे हैं, है ना, इलीगली तरीके से बाहर कैसे चल। देखिए ये एक फेक गवर्नमेंट है, इनका कार्य करने का तरीका जो है ना बिल्कुल फेक डेटा पे आधारित है। और सबसे पहला सवाल कि इतने ये बॉर्डर से आने वाले को रोक पाते हैं? गरीब कि बोलते हैं ना रोहिंग्या आ गए, ये आ गए, वो आ गए, क्या ये लोग बहुत डांस करते हैं और बड़े खुश होते हैं मोदी भक्त, कमल छाप के पीछे जो घूमते हैं ना। तो भाई आप अपने इससे पूछो ना, अमित शाह से पूछो ना। ये तो उनके निकम्मेपन पे एक स्टंप मारने जैसा ना कि बाहर से लोग घुसपैठिए आके जैसे जा रहे हैं और यहां से लोग इलीगल तरीके से चले कैसे जा रहे हैं। तो दोनों ही मोदी सरकार की नाकामी है। एक और सवाल आपने स्टार्टिंग में पूछा था, नेशनल मीडिया। देखिए महामूर्ख होने की क्या पहचान है? आज के दिन में जो महामूर्ख होगा ना वो क्या करेगा? वो रिमोट से नेशनल मीडिया को देखेगा। मेरा ये पर्सनली स्टेटमेंट है, महामूर्ख होने की पहली पहचान है कि आप नेशनल मीडिया को देखते हैं। मैं नेशनल मीडिया पे सर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ भी फैक्ट्स फिगर नहीं दिखाते हैं। जो इन्होंने एक जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ ना, एक पैसा ले लिया है ये, अब कि भाई अब हम मोदी सरकार का पीआर करेंगे, कसम खा लिया। तो आपने हायर कर लिया ना उनको, अब मोदी सरकार का पीआर कर रहे हैं, अब वो रियलिटी तो दिखाएंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने नेशनल मीडिया देखना बंद कर दिया, हम यूट्यूब के लोगों को देखते हैं। समझ में आ जाएगा कि नेशनल मीडिया का जो अभी आपने जिक्र किया है बहुत अच्छा पॉइंट है कि एलन मस्क को एक्चुअल में ट्विटर खरीदने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने क्यों किया? उनको ये चीज समझ में आ गया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल वहां पे कनेक्टेड है, तो उन्होंने उसको इसके लिए लिया ताकि उन लोगों को एक मैसेज स्पेंड कर सके और इन लोगों को कंट्रोल कर सके। और भारत के अंदर आज जो मीडिया हाउसेस चला रहे अदानी और अंबानी से, या वो पॉलिटिकल लोगों के करीबी लोगों ने उस मीडिया हाउसेस को खरीद लिया है। उनको पता है, ये चीज क्लियर है कि अगर जो जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए पैसा देना पड़ता है, ये चीजें करना पड़ता है। अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो उस पर चलेगा, हमारा ब्रांड्स फ्री होगा, प्रमोशन फ्री होंगे, जो भी चीजें या पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट सत्ता की चलेगी वो फ्री होगा, तो पैसा बचेगा। तो इन लोगों ने पूरे मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, ये जैसा चाहेंगे वैसा कंट्रोल किया जा रहा है, ये एक्चुअल में हकीकत है। और आपने ये अभी एक सवाल बोला था कि ये जो आज गवर्नमेंट, मैंने नहीं पूछा था आपसे कि लोग देश से बाहर जा रहे हैं और देश से बाहर देश में कैसे एंट्री कर रहे हैं, ये सरकार इसमें फेल पूरी तरह से नजर आती है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को, बीजेपी वालों को ये चीज देखा है कि वो लोगों ने एक नारा लगा रहे कि हम लोग को बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है, भगाना है, ये करना है, किस तरह से घुस गए। बट आज एक्चुअल में देखा जाए उसी शेख हसीना को भारत में रखा गया, प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सुविधाओं के साथ जो भी था उसको यहाँ पर रखा, वहां से जिस तरह से वो भागी। और यही अदानी को जब प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गए या श्रीलंका गए
तो अदानी को बिजली सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया बिल्कुल। 7 रुपीज 60 पैसे में। राइट। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी उन लोगों ने जो अभी जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट से वहाँ के लोगों से और भी लोगों को बुलाया होगा, तो वहां पे उन लोगों ने बातचीत किया कि वहाँ के जो लोकल है उन्होंने ये चीज बोला कि हम 4.5 रुपए में बिजली प्रोवाइड करेंगे, अगर अदानी 7 रुपए 60 पैसे में अगर प्रदान करता है तो हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक चीज किया, रातों रात जो झारखंड में ये बिजली वहां से एक्सपोर्ट करने की पूरी सिस्टम बनाई थी, उस चीजों को रातों रात फैसला लेके देश के अंदर मोड़ दिया। आज भारत के अंदर बिजली के रेट्स क्या है सर, ये भी आपको पता हो। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि देश बहुत ही खतरनाक स्थिति में जा रहा है मेरे भाइयों। बोलना नहीं कि पहले आपको चेताया नहीं, आपकी आंखें नहीं खोली। जब कोई नशे में आ जाता है ना, किसी के नफरत के नशे में आ जाता है ना, तो उसके सर की आंखें और दिमाग की आंखें दोनों बंद हो जाती है। मेरी बात समझो, फिर से मैं बोलूंगा कि आर्थिक एकाधिकार, इकोनॉमिक मोनोपोली एंड पॉलिटिकल मोनोपोली, दोनों आपके आने वाले जनरेशन के हाथ में जंजीरें बांध देगी, मुंह पे टेप लगा देगी, पैरों में जंजीरें बांधी रहेगी। ना आप कुछ बोल सकोगे, ना एक कदम चल सकोगे, ना कुछ अपने हिसाब से कर सकोगे, और ना अपने हिसाब से सोच भी सकोगे। इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अभी क्या है, आप अडानी जी को क्या क्या दे दोगे सर? सब है, पूरा मोस्ट ऑफ उनको दे पूरा दिया गया। खदान उनको दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी उनको दे दोगे, बड़े बड़े डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट, इंटरनेट के सारे उनको दे दोगे, तो रह क्या जाएगा? तो हम लोग, बाकी के जो आम जनता रहेगी वो क्या रहेगी? चुनाव के समय सिर्फ एक बार बटन दबाने के लिए रहेगी। एक्चुअली लोग मैं, और सुनिए, इतना ही नहीं, उसके बाद इनका एक प्रोपेगेंडा क्या चल रहा, इनको बड़ी तकलीफ होती है कि 5 साल में चुनाव आते हैं और 5 साल के अंतर्गत अलग अलग लेवल पे चुनाव होते हैं। पंचायत लेवल पे चुनाव, राज्य लेवल पे चुनाव, स्टेट मतलब केंद्र लेवल पे चुनाव, इनको बड़ी तकलीफ होती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए इनकी सोच कितनी भयानक और कितनी इन्फेक्टेड सोच है। क्यों भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन? हम तो राइट टू रिटर्न की बात करने वाले हैं ना, राइट टू रिकॉल की बात करने वाले लोग हैं ना। यदि आपको चुन लिया गया और काम ठीक से नहीं कर रहे, बैक टू पवेलियन आइए, जनता के बीच में आइए, आलू प्याज कितना महंगा बिकता है, आइए फेस कीजिए इस महंगाई को। लेकिन आप बोलते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक बार आपको चुन ले और 5 साल के लिए बस आप फ्री हो जाए, पूरे देश पे आपका एक अधिकार आ जाए, जो मर्जी चाहे आप करते रहें। इसकी आजादी के लिए आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए। क्यों भैया? हम लोग एकदम खिलाफ है 1 नेशन 1 इलेक्शन के। हर लेवल पे इलेक्शन होना चाहिए और बार बार इलेक्शन होना चाहिए, हर साल इलेक्शन होने चाहिए। सरकार ने एक आंकड़ा दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो पैसा बचेगा। सरकार को पैसा बचा के कोई किसी आम जनता का काम नहीं करना है। पैसा बचाने का ढोंग जो सरकार करती है, झूठ करती है। सरकार को पैसा बचाना है ताकि जो इन्होंने अडानी अंबानी से जो लोन लिए रहते हैं उनको वापस देना है, उनको रिबेट देना है, उनका जो कर्ज लिया वो चुकाना है। उस पैसे से कुछ करने वाले नहीं है। बार बार चुनाव होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से होगा क्या कि नेताओं की जो अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स होगी। उनको डर लगेगा कि पता नहीं भैया हम अगले साल आए कि नहीं, 2 साल बाद आए कि नहीं। हर 2 साल में मैं तो बोलता हूं चुनाव होना चाहिए। क्यों भाई? कोई जिलाधिकारी ठीक से काम नहीं करता है तो 6 महीना 3 महीना में आप उसका तबादला कर देते हो। और चूंकि आप जनता के प्रतिनिधि है तो आपको 5 साल का रामराज चाहिए एकदम, वो तो नहीं चलेगा ना। आप भ्रष्टाचारियों का रामराज स्थापित करने निकली है भारतीय जनता पार्टी। ये असली रामराज नहीं है। असली रामराज में महिलाएं, बच्चे इससे रोते बिलखते नहीं थे, बेरोजगारी नहीं होती थी, सब लोग सुख शांति चैन से रहते थे। आपको सोचना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू हैं या ओरिजिनल हिंदू हैं। इसमें आपको स्पष्ट सोच अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि आप कौन से वाले हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू है, सुबह उठ जाओ और किसी एक धर्म के बारे में उल्टे पुल्टे सोचने लगो और अपने आप को फील करो कि अरे हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े सनातनी हैं। नहीं, यदि आप असली हिंदू हैं तो हर जीव में आप ईश्वर को देखोगे। सजीव में ईश्वर को देखोगे, निर्जीव में देखोगे, पेड़ पौधे में भी आप ईश्वर को देखोगे। और इन सब भावना से ऊपर उठ के सेवा की भावना से आप काम करोगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू है तो भगवान ही आपका मालिक। यहाँ जो हुआ अभी 41 बिल्डिंग गिरी, हर बिल्डिंग पे प्रभु श्री राम का झंडा लगा हुआ था। जम के उन्होंने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। कोई नहीं बांटा उनको, एक रह गए हो, कोई सेफ नहीं बचा, सारी बिल्डिंगें टूट गई। क्या भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं सकती थी? कोई भी बोल रहा है ना कि कोर्ट का आदेश है, कोई कोर्ट का आदेश है, ठीक है चलता है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने है। और भाई साहब, विधायक को इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता के हिसाब से कानून बनाए। यदि चाहती भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवा भाव, नकली देवा भाव और एक नाथ शिंदे
तो यहाँ 41 बिल्डिंग के लोगों को बचा पर सकते सर थे। नहीं क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पीछे जो पॉलिटिकल लोग खड़े हैं वो फंडिंग करते हैं। अगर वो तुम्हें फंडिंग करते हैं या कोई भी चीजें जुड़ी है तो वो भी बिल्कुल तो सही। उम्मीद करते हैं कि मुझे इलेक्शन जीतने के बाद तो वो चीजें चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब कि चुनाव का, आपकी बात को सपोर्ट करता हूं मैं। चुनाव के दौरान आपका वोट ले लिया, आपका काम खत्म। अब चुनाव के बाद किसका काम करेंगे? बिल्डरों का काम करेंगे। अब बीजेपी को क्यों नहीं बोला जाए बिल्डर जनता पार्टी? बिल्डरों के लिए काम कर रही है ना, तो बिल्डर जनता पार्टी इनको बोला जाए, क्योंकि गरीबों का आवास को तोड़ेगी और नया बिल्डिंग आएगी और बिल्डिंग में इनके ही पार्टनर होंगे, इनके ही डेवलपर होंगे और इनसे फिर इलेक्शन के लिए फंड लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वसूली करने वालों का ग्रुप है, इसमें शक मत रखिए, और ये हर लेवल पर वसूली करती है। अभी अग्रवाल सर्किल पे चले जाइए, आपको पूछे कि भैया कौन वसूली करता है किसी ठेला वाला से, लोकल लेवल पूछिए तो बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का वसूली करता है, नाम भी बता देगा क्या करने का। हाँ, अग्रवाल पे अग्रवाल पे। अब हम नाम नहीं लेते हैं, किसी को बड़ा करने की जरूरत नहीं।